हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये वीडियो इग्नू से एमए इंग्लिश करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे मैं MEG 01 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करूँगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो दिसंबर 2025 सेशन के लिए मैं बना रही हूँ। आने वाले टाइम में मैं MEG 01 के और भी वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर आऊँगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। नाउ गाइस, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इग्नू के MA इंग्लिश के जो भी नोट्स होते हैं प्लस उसका जो गेस्ट पेपर है, स्पेशली फॉर दिसंबर एग्जाम, अगर आप गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मेरी टीम आपको आगे नोट्स प्रोवाइड कर देगी। नाउ गाइस, पहला क्वेश्चन आपका द प्रिल्यूड से है, जो कि एक लॉन्ग पोएम है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। और ये आपको क्वेश्चन में बताना है कि किस तरीके से ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफी पोएम वही होती है ना जो व्यक्ति लिखता है खुद से अपने बारे में। तो आप आंसर को स्टार्ट करते बताएंगे दैट द प्रिल्यूड इज अ लॉन्ग पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इट इज़ डिफिकल्ट टू पुट इनटू वन कैटेगरी। इसको हम किसी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक एन एपिक पोएम बिकॉज इट इज़ लॉन्ग, सीरियस एंड रिटन इन अ ग्रैंड स्टाइल। ये एक काफ़ी ज़्यादा लंबी पोएम है, साथ ही साथ एक बहुत ही बड़े स्टाइल में इसको लिखा गया है, तो हम इसे किसी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ओके, सो बट इट इज़ नॉट अ ट्रू एपिक सिंस इट डज नॉट टेल वन कंटिन्यूअस स्टोरी। आप सभी ने महाभारत और रामायण को देखा होगा, जो कि काफ़ी बड़ी एपिक स्टोरीज हैं, बट वो लगातार है ना, तो वो कंटिन्यूअस स्टोरी है। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं द प्रिल्यूड की, वो एक कंटिन्यूअस स्टोरी नहीं है, बल्कि वो वर्ड्सवर्थ की खुद की लाइफ के बारे में है। एंड उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है ना, आप इसको लिख लेंगे क्या, दैट नेचर हेल्प हिम ग्रो एज अ पर्सन एंड पॉइट। यहाँ पे ना इस कहानी में उसने बहुत ही अच्छा विवरण दिया है। किसके बारे में गाइस? नेचर के बारे में, कि कैसे जो नेचर है, ठीक है, उसने उसकी हेल्प करी उसकी लाइफ में ग्रो करने में एज अ पर्सन, and secondly as a poet. The poem shows how his childhood experiences with nature shaped his mind, feelings and imagination. कैसे उसका जो बचपन में नेचर के साथ जो उसका लगाव रहा, उसने उसके माइंड को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी इमेजिनेशन को किस तरीके से ग्रो किया, एक नया शेप प्रोवाइड किया। ये सारी चीज़ें हमें द प्रिलूड में देखने के लिए मिलती हैं। So, from these experiences, he learned moral lessons and believed it was his duty. तो उसका क्या विश्वास है? दैट ये उसकी ड्यूटी है कि वो ये सारी चीज़ें दूसरे लोगों के साथ शेयर करे। वर्ड्सवर्थ wanted people to come back to a simple, peaceful life close to nature because the modern world had become too busy and materialistic. तो यहाँ पे वो लोगों से बस ये आग्रह कर रहे हैं कि आज के समय में जो लाइफ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कैसी हो गई गाइस? बिजी हो गई है। बिजी होने के साथ साथ हम लोग कैसे हो गए हैं? मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, है ना। तो वो लोगों से आग्रह करते हैं एंड वो चाहते हैं कि लोग जो है सिंपल लाइफ जिए, एक पीसफुल लाइफ जिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेचर के क्लोज होके लाइफ को जिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका द प्रिल्यूड से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो। नाउ गाइस, जो बुक वन है प्रिल्यूड की, वो उसके चाइल्डहुड और उसके स्कूल डेज के बारे में बात करती है। ही कॉल्स दिस टाइम फेयर सीड टाइम ऑफ हिज लाइफ बिकॉज इट वॉज व्हेन हिज लव फॉर नेचर फर्स्ट स्टार्टेड टू ग्रो। सो देखो, उसका जो लव था नेचर के लिए, वो ग्रो करना कब स्टार्ट करता है? जब वो चाइल्डहुड, बुक वन के अंदर जो बुक वन है ना, उसके चाइल्डहुड और उनके स्कूल डेज के बारे में है। एंड वो इस टाइम को क्या कहते हैं? फेयर सीड टाइम कहते हैं, बिकॉज इस टाइम उनकी जो लाइफ है और उनका जो नेचर के लिए लव है ना, वो ग्रो होना स्टार्ट होता है।
ऑल्सो ही वॉज अ स्पिरिचुअल पॉइंट बट नॉट इन अ रिलीजियस और चर्च बेस्ड वे, ठीक है। तो वो स्पिरिचुअल थे बट उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब कुछ और था। जो आज हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है वो उससे अलग था, ठीक है। रिलीजियस या चर्च बेस्ड तरीका नहीं था वो, बल्कि वो थोड़े से अलग थे। लाइक ही फाउंड गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी इन नेचर इटसेल्फ। उन्हें नेचर के अंदर ही भगवान और स्पिरिचुअलिटी मिल जाती है। Ordinary events became special for him when he looked at them through his imagination। तो देखो, जब भी जो व्यक्ति है ना वो स्पिरिचुअल होता है तो उसको ऑर्डिनरी जो चीज़ें होती है ना लाइफ में वो भी उसको स्पेशल लगने लग जाती है। लाइक कोई एक छोटा सा जो फ्लावर होता है ना वो भी उस व्यक्ति को अच्छा और स्पेशल लगने लग जाता है। तो सेम टू सेम हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ के साथ भी होता है, बिकॉज वो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है बट वो स्पिरिचुअलिटी कहाँ पे फाइंड करते हैं? ही फाइंड स्पिरिचुअलिटी इन द नेचर इटसेल्फ। तो जो भी मतलब चीज़ें मैंने बोल्ड की हुई है ना, आप ये सारा नोट डाउन भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास आप नोट्स नहीं परचेज करना चाहते हैं, गेस्ट पेपर नहीं परचेज करना चाहते हैं, तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे? तो जो भी मेरी ओल्डर वीडियोज़ हैं आप उन्हें देख लो, उसमें से आप अपने खुद के नोट्स बना लो, ठीक है। जब भी आप इजीली पास हो सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ गाइज द पोएम इज नॉट अरेंज्ड बाय टाइम। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसा नहीं है कि भाई वो एक टाइम पीरियड में नहीं चल रही है कि पहले चाइल्डहुड फिर अडल्टहुड फिर लाइफ इवेंट्स, एक सीरीज में नहीं है, बल्कि वो जंप करते हैं इवेंट्स, ठीक है। तो जो थीम्स हैं वो जंप कर दी हैं अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक। तो यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज क्रिटिक एम.एच. अब्राम जो हैं उन्होंने प्रीलोड में बताया है कि हमें उधर 3 मेन स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं। पहली स्टेज उनका चाइल्डहुड, जहाँ पे उनका जॉयफुल कनेक्शन दिखता है नेचर के साथ। देन देयर वाज अ पीरियड ऑफ सैडनेस ऑल्सो, एंड फाइनली रिकवरी एंड जो मेच्योरिटी वो गेन करते हैं जब उनमें काफ़ी ज़्यादा विजडम आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। द पोएम बिगिंस विद अ हैप्पी एंड काम मूड बट फुल ऑफ एनर्जी एंड होप लाइक द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग। तो पोएम में हमें एक हैप्पी और काम मूड देखने के लिए मिलता है। ईच स्मॉल इवेंट from his childhood is described carefully because every detail brings him joy and a feeling of closeness to the nature। तो जो भी चीज़ें हैं उनके चाइल्डहुड के बारे में, हर एक चीज़ में जॉय और नेचर के साथ क्लोजनेस हमें देखने के लिए मिलती है। एंड इन द फाइनल आप बताएंगे जो प्रिलूड है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्सवर्थ लाइफ, इट्स अबाउट हाउ नेचर हेल्प ऑल ह्यूमन बींग्स ग्रो इन माइंड एंड स्पिरिट। तो कैसे इम्पॉर्टेंट है ये कि जो नेचर है ना वो कैसे व्यक्तियों की सहायता करता है कि वो अपने माइंड और अपनी स्पिरिट को ग्रो कर पाते हैं। ये कंबाइन करता है एक्सपीरियंस को, थॉट्स को एंड इमेजिनेशन को टू शो हाउ नेचर कैन टीच मॉरल एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो यह हमें दिखाता है नेचर के बारे में। अब देखो ये तो ना सारा एक बिगर इंट्रोडक्शन मैंने लिया है, बिकॉज देखो आपने नहीं पढ़ रखा कुछ भी, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मैं आपको मोस्ट ऑफ द डिटेल्स इसी वीडियो में बता दूं। अब जो हमारा मेन कंटेंट था वो क्या था गाइस, कि एज अ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ये कैसे है ना, तो उसके बारे में भी तो हम बात करेंगे ना। तो वो देखो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कौन कौन से हमें उसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक स्टीफन गिल, स्टडिंग द प्रिलूड नेचुरली टेक्स अस टू द वर्ड्सवर्थ ओन लाइफ। तो पहली चीज़ क्या कि ये उन्हीं के जो राइटर है उसके खुद के जीवन में हमें ले जाता है, बिकॉज ये जो पूरी पोएम है वो उसके पर्सनल ग्रोथ के बारे में है। Wordsworth himself called it the poem on the growth of my own mind or the poem about my early life। तो because it was about the author itself, it was about the poet itself, so it is a autobiographical poem and this is the autobiographical element in the poem, okay। So Wordsworth first wanted to write a long philosophical poem called the Recluse। तो शुरुआत में तो वो चाहते थे एक बहुत बड़ी पोएम को लिखना, और जो प्रिलूड उन्होंने लिखा ना वो उसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था उस पोएम का, बट वो कभी भी द रिक्लूज को फिनिश नहीं कर पाए। इसी वजह से जो प्रिलूड है वो ग्रो करता रहा, ठीक है। एंड इन द एंड इट बिकेम अ लॉन्ग 15 बुक पोएम that was more philosophical than autobiographical। The poem tells the story of how Wordsworth's mind developed, how his thoughts and feelings matured through his experiences with nature। कैसे उनका जो थॉट है, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो नेचर के साथ मेच्योर हो जाती हैं। इट इज़ नॉट रिटन इन अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर, ठीक है, एक क्रोनोलॉजिकल, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पोएम के अंदर कोई भी क्रोनोलॉजी को फॉलो नहीं किया गया है, बल्कि वो पिक कर रहे हैं। ही pick the most memorable
and meaningful experiences that help shape his imagination and the soul. The Prelude is not just a life story, it is a biography of the soul. It shows how Wordsworth contact with nature help him understand himself and the world, कि कैसे नेचर के साथ जो वर्ड्सवर्थ का कांटेक्ट था उसने उसको ग्रो करने के लिए हेल्प किया, है ना. So Wordsworth talk about certain powerful memories which he calls spots of time. तो कुछ ऐसी पावरफुल जो भी उनके बीच बीच के इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं या मेमोरेबल जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको कह सकते हैं, वो उन्होंने इस पोएम में बताए हैं. ये उनकी केवल लाइफ की स्टोरी नहीं है बल्कि ये उनकी सोल की बायोग्राफी है. फॉर एग्जाम्पल दी एल्फिन पिनेकल एक स्मॉल बोट के बारे में बताया गया है जिसमें एडवेंचर एज अ बॉय वॉज जस्ट अ स्मॉल इवेंट, बट वो उनके लाइफ का बड़ा इवेंट था उस टाइम के हिसाब से, एक लेसन था जो उन्होंने सीखा था. सो फॉर वर्ड्सवर्थ आउटर एक्सपीरियंसेस हेल्प इज इनर अंडरस्टैंडिंग. नॉट ऑल इवेंट्स डू दिस, ओनली अ फ्यू स्पेशल वन दैट अवेकन इमेजिनेशन. तो बेसिकली देखो जो भी उनके लाइफ में इवेंट्स हुए, ठीक है, जिन भी इवेंट्स ने उनको ग्रो करने में ज़्यादा मदद किया, वो सारे इवेंट्स उन्होंने इस पोएम में लिखे हैं. एंड उन्होंने उन मोमेंट्स को एक तरीके से रिक्रिएट करने की कोशिश करी है बिकॉज ही वॉन्ट टू डेवलप द फिलोसफी ऑफ हिज लाइफ. So instead of reading the Prelude as a simple life story, we should read it as a record of the poet's spiritual and imaginative growth, how nature shaped his mind, gave him the ability to see the light that never was on sea or land. Okay? तो ये सारे जो भी मैंने लिखवाया है आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप नोट डाउन करोगे, फिर उसके बाद अपनी हैंड राइटिंग से पढ़ोगे, उसमें हाईलाइट कर लोगे जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, तो आपकी तैयारी ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाएगी. दिस इज़ द वे आई वॉन्ट यू टू स्टडी. बाकी आपकी इच्छा है, आप खाली वीडियो देख के भी जा सकते हैं एग्ज़ाम में. नाउ गाइज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिल्विया प्लैथ का जो मतलब पोइट्री है, ठीक है, उसकी जो भी मतलब आपने पोइट्री पढ़ी, जो भी देखा, उसमें आप बताएंगे कि कैसे डेथ और सुसाइड जो है ना वो उसकी पोइट्री में एक सेंट्रल थीम लेके चलता है. ओके, तो प्लेथ की पोइट्री में हमें उसकी लाइफ के ना 3 मेजर इवेंट देखने के लिए मिलते हैं. पहली तो उसके जो पिताजी थे वो जल्दी ही उनकी डेथ हो गई थी. फिर उसकी जो मैरिज थी वो भी अच्छी नहीं थी और उसने सुसाइड को अटेम्प्ट करा था एट 21 एंड 30 पे भी. तो ये सारी जो चीज़ें थी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, उसके वर्क में हमें इम्पॉर्टेंट देखने के लिए मिलता है. शी ऑफन राइट्स फ्रॉम हर ओन पेन बट यूजेज मिथ एंड हिस्ट्री. तो वो अपने खुद के दुखों के बारे में लिखती है एंड बट वो क्या करती है, कुछ इतिहास के जो मिथ होते हैं ना उनको भी वो यूज़ करती है. फॉर एग्जाम्पल, हर डेड फादर इज शोन एज अ जाइंट स्टैचू और कोलोसस रिप्रेजेंटिंग बोथ पर्सनल लॉस एंड लार्जर सिंबल. तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, चीज़ों में कुछ मिथ्स का यूज़ कर रही है या सिम्बल्स का वो यूज़ कर रही है. फ्रॉम विक्टिम टू रिवॉल्ट देखेंगे तो मैनी पॉइंट्स स्टार्ट विद द स्पीकर फीलिंग ट्रैप्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ मेल फिगर. तो ज़्यादातर जो उसकी जो पोएम्स हैं वो कैसे शुरू होती हैं, जहाँ पे उसको ट्रैप्ड या कंट्रोल दिखाया जाता है. लेटर द स्पीकर रिबेल्स एंड गेन्स पावर. द कोलोसस शोज रेजिग्नेशन वाइल डैडी शोज एंगर एंड सिम्बॉलिक किलिंग ऑफ द फादर. तो द कोलोसस के बारे में बताया हुआ है इसमें, और डैडी जो उसकी पोएम है ना उसके बारे में बताया हुआ है. और एक और भी है उसकी, द लेडी लेजेरस. तो इसके अंदर वो बात करती है अपने सुसाइड अटेम्प्ट्स के बारे में. खुद को वो फिनिक्स से कंपेयर करती है, लाइक शी राइज्ड फ्रॉम द एशेस एंड दैट इज बोथ एन एस्केप फ्रॉम पेन. तो उसकी पोएम में हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिलती है वो क्या, कि भाई जो मृत्यु है वो पेन से छुटकारा है और एक नया तरीका है खुद को रिन्यू करने का. प्लैथ लिंक्स हर पर्सनल सफरिंग विद हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक नाजी एट्रोसिटीज़. दिस गिव्स हर पोएम वाइडर मीनिंग. तो जिस टाइम पे जर्मनी में नाजियों का शासन था उस टाइम से भी वो अपनी पर्सनल सफरिंग्स को हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ रिलेट करती है. क्या कर रही है, वो अपनी पर्सनल सफरिंग्स को हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ वो रिलेट करती है. मैनी पोएम्स शो वुमेन कंट्रोल्ड बाय मैन. डेथ एंड सुसाइड सिंबलाइज फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन. तो उसकी पोएम के अंदर ऐसी महिलाओं को दिखाया जाता है जिन महिलाओं पर मेल्स का कंट्रोल रहता है. पोएम्स लाइक पर्दा, द बी पोएम
एंड द एरियल शो वुमेन चेंजिंग फ्रॉम वीक सबमिसिव फिगर्स इनटू, तो उसकी ज़्यादातर पोयम में हम क्या देखते हैं कि जो पहले जो वुमेन होती हैं वो वीक और सबमिसिव फिगर्स रहती हैं, बट बाद में वो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बन जाती हैं। प्लेथ की जो पोइट्री है वो हमें कन्फेशनल और इमोशनल देखने के लिए भी मिलती है, ठीक है। एंड भाई प्लेथ का एक और क्या है कि भाई डज नॉट सिंपली ग्लोरीफाई सुसाइड और सी इट एज इलनेस। सुसाइड उसने ग्लोरीफाई नहीं करा है या उसके लिए कोई वो इलनेस नहीं है, बट उसकी पोयम में डेथ जो है वो एक एस्केप या पनिशमेंट, रिवेंज, इन सब से जुड़ा हुआ है। वो हिस्ट्री के मिथ्स को यूज़ करती है ताकि वो अपने पेन को ज़्यादा यूनिवर्सल बना सके, बट उसकी जो पोएम्स हैं हमें मोस्टली पर्सनल देखने के लिए मिलती हैं। सो इन कंक्लूजन आप बताएंगे दैट डेथ एंड सुसाइड आर सेंट्रल थीम्स इन प्लेथ पोइट्री। दे रिफ्लेक्ट हर पर्सनल ट्रॉमा, क्रिटिसाइज मेल डोमिनेशन एंड अलाउ द स्पीकर टू रिबेल एंड रिगेन पावर। ठीक है, तो उसने क्या करा है अपनी पोयम में, जो भी उसका पर्सनल ट्रॉमा था, मेल डोमिनेशन को उसने क्रिटिसाइज करा है, उसकी पोइट्री हमें पावरफुल देखने के लिए मिलती है और उसकी पर्सनल जो सफरिंग्स के साथ हम कनेक्ट भी कर पाते हैं। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हमने 2 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आने वाले वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे गाइस, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ना कि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप ना उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूंगी ना तो वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप चाहो तो टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।